गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज अपन शुरू करने वाले एक और नया चैप्टर जिसका नाम है चैप्टर नंबर 9, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स इन प्राइवेट सेक्टर। तो सबसे पहले अपन इसका मीनिंग समझेंगे, आखिर क्या होता है परफॉर्मेंस मेजर्स। सबसे पहले अपन को इसका मीनिंग जानना जरूरी है। किसी भी चैप्टर को अपन शुरू कर रहे हैं, चैप्टर की हेडलाइन का मीनिंग अपन को पता होना चाहिए। तो एक तो अपन ने अर्लियर चैप्टर पढ़े थे, वो तो अपने पूरे सब्जेक्ट का नाम है, यहाँ आप देख सकते हो, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। दो कैटेगरी में इसको डिवाइड कर रखा है पूरे बुक को, एक तो कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ठीक है, तो कॉस्ट मैनेजमेंट में अपन क्या देखते थे, प्रोडक्ट क्वालिटी, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस, कस्टमर सेटिस्फाई विद क्वालिटी एंड सर्विसेज। ये सारी चीज़ें अपन देखते थे कि कस्टमर सेटिस्फाई है या नहीं है प्रोडक्ट की क्वालिटी से। ठीक है, जो भी अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं कस्टमर उससे सेटिस्फाई है या नहीं है। और परफॉर्मेंस मेजर्स इसमें अपन क्या करेंगे, अभी इन सभी चीज़ों को अल्टीमेटली मैनेज तो एम्प्लॉय कर रहा होगा, जो भी प्रोडक्ट की क्वालिटी है, कितनी अच्छी क्वालिटी मेंटेन हो रही है, लास्ट ईयर से इस साल में प्रोडक्ट क्वालिटी इम्प्रूव हुई या नहीं हुई। जो अपन कॉस्ट बना रहे थे, यानी कि एक प्रोडक्ट को बनने के लिए 100 रुपये लग रहे थे, तो आज अगर लास्ट ईयर अपन को एक प्रोडक्ट बनाने में 100 रुपीज़ लग रहे थे, तो इस साल अपन कुछ ऐसा टेक्निक्स ढूंढे जिससे वेस्ट कम हो, जो प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट है वो कम होनी चाहिए 100 से। ठीक है, तो अल्टीमेटली इन सबको मैनेज कौन करेगा, एक एम्प्लॉय करता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ये अपन परफॉर्मेंस मेजर्स इसमें अपन चेक करते हैं। ठीक है, तो इसमें अपन हाउ टू मेजर परफॉर्मेंस, देखो आप भी सीए के एग्ज़ाम दे रहे हो, अल्टीमेटली हर जना तो सीए बनता है नहीं। ठीक है, सब तो आईसीए भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं सीए फाइनल के, मतलब वो एक बेस होता है जिसके अगर उसको क्लियर कर लिया अपने सीए फाइनल के एग्ज़ाम को, तो ये आपको सीए का डिग्री मिलता है। उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी होता है कि अपन देखते हैं कि अपन ने कितने टर्म्स को अचीव कर लिया, जैसे कि प्रोडक्ट क्वालिटी, कॉस्ट, प्राइस। ठीक है, ये सारी चीज़ों को अपन देखने वाले हैं। तो अल्टीमेटली इसमें स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स इन प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो अपन एक ऑर्गेनाइजेशन का कैसे मतलब ये देख सकते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है या नहीं है। जैसे कि हमने शार्क टैंक देखा होगा, तो उसमें शार्क्स लोग कैसे ये डिसाइड करते हैं कि ये कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, वो कुछ नंबर्स देखते हैं। ऐसे ही अगर सेम इसमें दे रखा है कि अगर किसी भी पर्सन को इन्वेस्ट करना है कंपनी में, ये चेक करना है कि कंपनी अच्छी कंपनी है या नहीं है। क्योंकि शार्क्स के पास क्या होता है, अगर आपने शार्क टैंक इंडिया देखा हो, उसमें क्या होता है, 100 लोग आते हैं अपनी अपनी कंपनी के बारे में बताते हैं। अब शार्क्स क्या करते हैं, सारी 100 कंपनी में तो इन्वेस्ट कर नहीं सकते। ठीक है, उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो वो किसी लिमिटेड कंपनीज के अंदर ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वो ये फैक्टर्स देखते हैं, फाइनेंशियल फैक्टर्स, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल एंड सोशल एंड एनवायरमेंटल। फाइनेंशियल में अपन को पढ़ना रहेगा ग्रॉस प्रॉफिट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेसिडुअल इनकम, अर्निंग पर शेयर, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये सारे टॉपिक को अपन को डिटेल में पढ़ना रहेगा। फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, देखो फाइनेंशियल नंबर्स तो इम्पोर्टेंट होते हैं, पर साथ में ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। ठीक है, पैकेजिंग कैसा है, क्योंकि अच्छा प्रोडक्ट की पैकेजिंग होगा तभी वो मार्केट में सेल होगा। तो इसमें अपन को 3 फैक्टर्स देखने, बैलेंस स्कोर कार्ड, परफॉर्मेंस पैरामीटर, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। ऐसे ही सोशल एंड एनवायरमेंटल है, उसमें अपन देखेंगे ट्रिपल बॉटम लाइन के बारे में अपन पढ़ेंगे। एनवायरमेंटल फैक्टर्स ही इसलिए इम्पोर्टेंट है आज के इन टूडेज सिनेरियो। आज कई सारे एनवायरमेंटल लॉस कंपनी पर एप्लीकेबल होते हैं, अगर कंपनी उनको फॉलो नहीं करती तो हो सकता है कंपनी पर लॉन्ग टर्म में जाके कोई गवर्नमेंट पेनल्टी इम्पोज कर दे। ठीक है, तो ये फैक्टर्स भी इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो सेम इसमें ये आपको बता रखा है। इन शॉर्ट बोलूँ तो इस चैप्टर का इतना सा मीनिंग है कि अगर आपको किसी भी, आपके पास 100 कंपनी है, आपको देखना है कौन सी कंपनी बेटर परफॉर्म कर रही है, तो एक क्राइटेरिया दे रखे हैं। इन सारे क्राइटेरिया के बेसिस पर अपन डिसाइड करते हैं कि ये कंपनी एकदम बेस्ट कंपनी है मार्केट में। ठीक है,
कैसे अपन बोल सकते हैं ये कंपनी बिल्कुल अच्छी कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ही बोल सकते हैं। तो बस यही अपन को पढ़ना है परफॉर्मेंस मेजर्स में, क्योंकि ये चीज़ तो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्ट्रेटेजिक कॉस्ट में कि प्रोडक्ट क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करना है। अब यहाँ अपन क्या कर रहे हैं, परफॉर्मेंस मेजर कर रहे हैं। अपन ने जो ये सब किए थे, इधर टारगेट सब डिसाइड करे थे, उनको फॉलो करा था, अब अपन उनको चेक कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद अपने पास ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इन प्राइवेट सेक्टर, उसके लिए 4 स्टेजेस बता रखा है कि सबसे पहले क्या होता है, डिटरमाइन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो किसी भी शॉप का, ठीक है। तब आप पहले के ज़माने में क्या होता था, अगर एक कोई मेडिसिन शॉप है, स्टेशनरी शॉप है, उसमें क्या होता था, एक पर्सन काम वाला रख लेते थे, उसको बोलते थे कि कोई भी कस्टमर आता पर्ची दे देते उसको कि ये दवाई निकाल के रखना। और फिर क्या करता था, जो ओनर था वो कैश के पास बैठता था, गले के पास, वो सारा कैश मैनेज करता था। तो उसमें क्या होता था, लिमिटेड होता था, यानी कि अब वो जो मेन मालिक है दुकानदार, वो अपना और एक्सपेंशन नहीं कर सकता, एक ही शॉप में वो पूरे लाइफ टाइम लिमिटेड रहता था, ठीक है। तो अब इसमें बता रखा है कि सबसे पहले आप डिटरमाइन करो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जैसे आज ये रिलायंस कंपनी है, ठीक है। रिलायंस के मोर देन 1000 स्टोर से एग्जांपल मान लेते हैं इंडिया के अंदर। तो अब हर जना रिलायंस का ओनर जाके सारे 1000 स्टोर्स को जाके तो चेक नहीं कर सकता। रिलायंस के कई ऐसे स्टोर्स होंगे जहाँ वहाँ उसका ओनर कभी आज तक आया नहीं होगा, फिर भी वो स्टोर्स इतना अच्छे से वर्क कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने इस सिस्टम को फॉलो करा है। डिटरमाइन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, उन्होंने अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिटरमाइन किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, इसको डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। इसमें क्या होता है, अपन इंडिविजुअल के रोल्स डिसाइड करते हैं कि ये पर्सन सेल्स करेगा, ये जना सिर्फ परचेजिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। डिसाइड्स द वे इन विच अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज अलोकेटेड एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि अगर अपन ने बोल दिया एक ही जने को सारा काम करना है, परचेज, सेल्स, मार्केटिंग, तो वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अपन सबका रोल्स डिसाइड करते हैं, ठीक है। सेम एग्जांपल सोच सकते हो जैसे कि रिलायंस के स्टोर में होता है, वहाँ हर जने का काम एकदम फिक्स होता है, ठीक है। स्टेज 2 में क्या होता है, डिग्री ऑफ डेलीगेशन ऑफ कंट्रोल, यानी कि वेयर इंडिविजुअल मैनेजर्स आर हेल्ड अकाउंटेबल फॉर सर्टेन कॉस्ट, रेवेन्यू और एसेट्स ऑफ अ फर्म। अब वहाँ आपने देखा होगा रिलायंस का मैनेजर भी होता है एक पर्टिकुलर स्टोर का, ठीक है। वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है कि कल को उधर चोरी हो गई तो उसकी जिम्मेदारी है कि उस स्टोर में CCTV कैमरे होने चाहिए, ठीक है। अल्टीमेटली वरना उस पर लाइबिलिटी आ जाएगी। सेल्स क्यों नहीं हो रही स्टोर में, उसको रेवेन्यू भी देखना है, एसेट्स देखना है फर्म का, ठीक है। जो भी है, अगर कोई सामान ख़त्म हो जाता है तो वो ऑर्डर प्लेस करेगा, उसके लिए वो जिम्मेदार है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, स्टेप 3 में बता रखा है मेजर एंड इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर्स। अब रिलायंस के स्टोर है, ठीक है, 100 मान लो, 1000 मान लो, कुछ भी एग्जांपल मान लो, ठीक है। अब हर एक स्टोर के लिए एक मैनेजर की जिम्मेदारी होती है कि कल को इसमें कुछ भी गलत हो गया स्टोर में तो वो लायबल है, क्योंकि उसको स्टोर का पूरा एज एन ओनर की तरह ध्यान रखना है। स्टेप 4 क्या है, करेक्टिव एक्शन शैल बी टेकन इफ डाइवर्जेंस एग्जिस्ट। अब कल को कुछ गलत हो रहा है तो फिर उससे हायर मैनेजर, सीनियर मैनेजर देखेगा, करेक्टिव एक्शन लेगा कि आखिर इस स्टोर में गलत क्यों हो रहा है। तो आप एग्जांपल अज्यूम कर सकते हो रिलायंस का, उस तरीके का एक आपको 4 पॉइंट दे रखे हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, MCQ पर्पज से। नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ लेते हैं। तो उसके बाद है इंटरलिंकिंग ऑफ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स एंड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स टू परफॉर्मेंस मेजरमेंट। सबसे पहले यहाँ अपन को 4 वर्ड समझ में आने चाहिए। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर होता क्या है, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर ये अपन को बताता है, इट टेल्स अस व्हाट टू डू, अपन को कौन से गोल्स अचीव करने हैं। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होता है KPI, ये नेक्स्ट टर्म है, इसका क्या मतलब है, इट हेल्प्स अस टू मेजर हाउ फार वी हैव अचीव्ड गोल्स। अपन ने गोल्स डिसाइड करे थे 10, उसमें से अपन ने कितने अचीव कर लिए, उसको बोलते हैं KPI। कॉर्पोरेट विजन क्या होता है, टेल्स अस वेयर टू गो, हम करना क्या चाहते हैं, डेस्टिनेशन हमारा क्या है। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी का क्या मतलब होता है, टेल्स अस हाउ टू रीच डेस्टिनेशन, पार्ट टू बी फॉलोड। तो ये अपना बुक का नेक्स्ट टॉपिक है, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, नोट्स में से पढ़ोगे तो भी चलेगा। लिंकिंग ऑफ CSF एंड KPI टू परफॉर्मेंस मेजरमेंट, ठीक है। पहले कॉर्पोरेट विजन होता है, उसके बाद आता है कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, उसके बाद आता है CSF, उसके बाद आता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। एक एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं, जैसे कि कॉर्पोरेट विजन
आपको आपकी भाषा में अगर एग्जांपल दूं तो जैसे कि आपका मिशन है सीए बनना, ठीक है, यानी कि सीए फाइनल के एग्ज़ाम को पास करना। अब उसके लिए आप स्ट्रेटजी बनाओगे, यानी कि आप टीम डिसाइड करोगे कौन कौन से बेस्ट फैकल्टी टीचर्स के आपको लेक्चर देखने, क्योंकि बाज़ार में तो 10 टीचर मिल जाएंगे, आप 10 टीचर से एक ही सब्जेक्ट तो पढ़ने से रहे, ठीक है, आपके पास लिमिटेड टाइम है। तो आप बेस्ट यहाँ अपनी स्ट्रेटजी बनाओगे कि इस तरीके से आप इनसे पढ़ोगे, इस तरीके से आप अपना कोर्स कंप्लीट करोगे। उसके बाद क्या है, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या हो गया, आपको गोल्स कौन कौन से अचीव करने हैं, जैसे कि 5 साल की एमटीपी आरटीपी भी सॉल्व करनी रहेगी। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, यहाँ आप चेक करोगे नंबर्स, ठीक है, उसमें आप देखोगे, आप नंबर्स के टर्म्स में देखोगे कि कितना आप स्कोर कर चुके हो ये सब करने के बाद, ठीक है। जैसे कि आप 5 साल का, तो ये आपका टारगेट था, पर 5 साल की एमटी में से आपकी आरटीपी में से आपने कितने साल की एक्चुअल में करी है, तो यहाँ परफॉर्मेंस चेक करते हो, ठीक है। फॉर अचीविंग केपीआई ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट, ये आपने पढ़ा होगा ऑब्जेक्टिव, हमारे ऑब्जेक्टिव कैसे होने चाहिए, स्मार्ट होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रिलीवेंट होना चाहिए, टाइम कॉन्स्टेंट होना चाहिए। स्पेसिफिक का क्या मतलब होता है, क्लियरली डिफाइंड, यानी कि आपके मतलब आपको पता होना चाहिए आपका लक्ष्य है कि सीए बनना। मेजरेबल मीन्स टू क्वान्टिफाई, मेजरेबल होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि आप नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सको। अचीवेबल क्या होना चाहिए, रियलिस्टिक, ऑब्वियसली आप बोलो कि अगले महीने आपको चांद पे जाना है, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि अगले महीने आप जा सकते हो चांद पे, पर ऑब्वियसली आपका वो डायरेक्शन है ही नहीं, तो कुछ भी डायरेक्शन आप नहीं बोल सकते। रिलीवेंट, ऑर्गेनाइजेशन गोल से रिलीवेंट होना चाहिए। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो साइंस का कुछ देख रहे हो कि डॉक्टर का सपना, वो चीज़ रिलीवेंट नहीं है। टाइम कॉन्स्टेंट, एंड डेट फिक्स होनी चाहिए कि इतनी तारीख तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप बुक से रीड कर सकते हो, नोट से पढ़ोगे तो भी चलेगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। उसके बाद मेन टॉपिक अपने पास आता है परफॉर्मेंस मेजर्स। अगर आपके पास 100 कंपनी है, आपको बोला जाए कि आपके पास 10 कंपनी में इन्वेस्ट करना है, कोई सी भी 10 कंपनी में, तो आप कैसे चूज़ करोगे कि 100 कंपनी में से 10 कंपनी कैसे सिलेक्ट करोगे कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा 10x 20x% के हिसाब से ग्रो करेगा। तो उसके लिए आप देखोगे, इंडिकेटर्स चेक करोगे, या मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। अब इसको अपन को पढ़ना है डिटेल में, तो अपन शुरू करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट के साथ शुरू करते हैं। या अगर आप लिखना चाहो तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, अदरवाइज मैं शुरू करता हूँ। पहला, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो भी मैं आपको बता देता हूँ, पता है तो एक बार और सुन लो, एग्जाम में हो सकता है कुछ हेल्पफुल रह जाए। ट्रेडिंग अकाउंट, जैसे कि आपने सुना होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है, इधर राइट साइड में आता है सेल्स, उसमें से आप माइनस करते हो सेल्स रिटर्न, तो आपके पास आता है नेट सेल्स। ओपनिंग स्टॉक इधर लिखते हो, क्लोजिंग स्टॉक इधर लिखते हो, परचेसेस, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सब आप नेट करते हो तो आपके पास आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट, इसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट आपको थोड़ा सा बेसिक फॉर्मेट पता होगा, इसको आप इस भाषा में भी बोल सकते हो जो आपकी बुक में लिखा है नेट सेल्स, यानी कि सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, इस COGS, इन सबका सम कर रखा है। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, ये सब कर रखा है। COGS कर रखा है, नेट सेल्स माइनस COGS करोगे तो आपके पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अब इसको अपन क्या करते हैं, परसेंट की फॉर्म में लिखते हैं, या मैं आपको लॉजिक बताऊंगा कि आखिर अपन परसेंट की फॉर्म में क्यों लिखते हैं, ठीक है। परसेंट की फॉर्म को बोलते हैं अपन रिलेटिव टर्म्स, और बिना परसेंटेज की टर्म्स को, यानी कि सिर्फ नंबर्स को बोलते हैं एब्सोल्यूट टर्म। तो आपने कभी सुना नहीं होगा, आपने कभी सोचा नहीं होगा, कभी डाउट पूछा नहीं होगा कि आखिर इसको अपन परसेंट की टर्म्स में क्यों लिखते हैं। आइए एक एग्जांपल से समझाता हूँ। इसका एक लिमिटेशन है, साइज प्रॉब्लम, यानी कि मान लो अगर आपको दे दिया सिर्फ एब्सोल्यूट नंबर दे दिया, ग्रॉस प्रॉफिट है एक कंपनी का 1000, ग्रॉस प्रॉफिट है 800 रुपये, कौन सी कंपनी में आप इन्वेस्ट करोगे, सिर्फ नंबर्स दे रखे, यहाँ बोलोगे ऑप्शन नंबर 1। वहीं आप इसको रिलेटिव टर्म्स में समझो, वही 2 कंपनी है, ठीक है, नेट सेल्स हुई, अब समझना अभी भी सेम रहेगा, ग्रॉस प्रॉफिट 1800, कुछ नंबर्स आपको और दे दिए, नेट सेल्स थी 5000, COGS था 4000, अब आपने परसेंट टर्म्स में निकाला इस फार्मूला का यूज़ करके, तो आपके पास आया GP 20%। इधर थी नेट सेल्स 1000, इधर था COGS 200, यानी कि डिफरेंट साइज़ की कंपनी थी, ठीक है। यहाँ आया ग्रॉस प्रॉफिट 80%। अब आपको बोला जाए कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, तो आप बोलोगे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा क्योंकि इस कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट अच्छा है, तो इसलिए इसी वजह से अपन ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा परसेंटेज ऑन सेल्स की टर्म्स में लिखते हैं, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है ये भी अपन नोट्स में से समझ लेते हैं तो अच्छा रहेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, पेड अप शेयर कैपिटल, डिवेंचर्स, लोन्स, ठीक है। इन पर अपन कितना रिटर्न कमाते हैं, ठीक है, इसी को ये बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड पर अपन ने कितना % रिटर्न कमाया, इसको यूँ बोल सकते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। एक और फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड का, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़, तो भी अपने पास आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। अगेन इसको अपन लिखते हैं रिलेटिव टर्म्स में, यानी कि परसेंटेज की फॉर्म में लिखते हैं, वही मैंने आपको बता रखा है। सेम एग्जांपल को इधर भी लिख सकते हो। प्रॉफिट इधर 600 रुपये, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड इतना आपने इन्वेस्ट करा तो जाके आपको 600 रुपये कमाया आपने, तो 60% हो गया आपका कैपिटल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ आपने कैपिटल एम्प्लॉयड करा 500, यहाँ आपका प्रॉफिट हुआ 400, तो आप इस कंपनी में रिलेटिव मेजर करोगे, ठीक है, इसको बोलते हैं रिलेटिव मेजर। अगर मैं सिर्फ आपको ये नंबर दे देता 600 400 तो आप बोलते कि 600 रुपये वाला बढ़िया है, और इसको परसेंटेज की टर्म्स में लिखा तो आपको और अच्छे से समझ आया। उसके बाद एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू पर्पस में हो सकता है आ जाए। इफ़ अ कंपनीज और अ डाइवर्जन परफॉर्मेंस इज मेजर्ड यूजिंग आरओसीई, इट में डिस्करेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिकॉज एन increase in capital will result in a decrease in ROCE, PBIT remains constant or is not increased in proportion to the increase in employed capital। समझ नहीं आया, एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका मतलब बता रखा है दो कंपनी की हालत बिल्कुल सेम है, दोनों का 60% है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब वाई कंपनी सोच रही क्यों ना अपना कैपिटल एम्प्लॉयड को बढ़ाया जाए, पर वो बढ़ाएगी नहीं। क्यों? क्योंकि हो सकता है अगर उन्होंने थोड़ा सा कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ाया तो और अगर इनका प्रॉफिट नहीं बढ़ा तो इनका ये रेशो तो कम हो जाएगा, तो इसलिए हो सकता है वो कभी इन्वेस्ट नहीं करें। अगर वो कॉम्पिटिंग फर्म्स हैं तो वो इन्वेस्ट करने से बचेंगी अगर दोनों की हालत सेम है तो। क्योंकि हो सकता है यहाँ इस नंबर को बढ़ाया और ये नंबर सेम रहा या फिर नहीं बढ़ा तो इससे कंपनी का नुकसान हो सकता है, ठीक है। इसलिए इसमें एक जनरल पॉइंट दे रखा है, इसलिए कंपनी कई बार बचती हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं अपन इलस्ट्रेशन नंबर 1 पर आ जाते हैं। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आ जाते हैं, उसके बाद अगेन थ्योरी पढ़ेंगे फिर प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। मॉडर्न फर्नीचर लिमिटेड, स्टेटमेंट ऑफ P&L दे रखा है, ठीक है। रेवेन्यू दे रखा है COGS है 225 लाख। क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो, पेज नंबर 9.9 पर है। रिलीवेंट बैलेंस शीट दे रखी है, टोटल एसेट्स दे रखा है, एंड ऑफ ईयर जस्ट कंक्लूडेड, एंड ऑफ प्रीवियस ईयर दे रखा है, करंट लायबिलिटीज़ है। आपको GP रेशो कैलकुलेट करना है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना है मॉडर्न फर्नीचर लिमिटेड इस कंपनी का, और आपको इंडस्ट्री का डेटा दे रखा है ये, तो आपको चेक करके बताना है क्या ये सही है या नहीं है। तो आइए अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अपन मॉडर्न फर्नीचर लिमिटेड का निकाल रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, हो सकता है कहीं भी डाउट है तो और पूछ सकते हो आप। जीपी रेशो पढ़ के आए हो, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट रेवेन्यू माइनस COGS, सेल्स माइनस COGS, 300 माइनस 225। सेल्स कितनी है 300 इंटू 100 कर दो, ये कितना है अपने पास 75 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100, ये अपने पास आ रहा है 25% ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। एक और चीज़ निकालनी है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100, ठीक है। इन सबका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे आएगा, रेवेन्यू माइनस COGS माइनस एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ये आपके पास आएगा 75 माइनस 48, ये 75 तो यहाँ आई गया था, माइनस इसमें से एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कर दो। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हो, इसमें से टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला बताया था 225 माइनस 43 डिवाइडेड बाय, इसको यूँ कर देते हैं अपन 225 माइनस 43 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये तो ओपनिंग था, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ऐसे ही इधर भी हो जाएगा टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। एवरेज निकालते हैं 209 माइनस 31, क्योंकि अपन को पता नहीं है कि कैपिटल एम्प्लॉयड में कौन सा कब आया, ठीक है।
तो ये आपको पता होगा, ठीक है। क्या करा अपन ने, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ये हो गया ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, ये हो गया क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज था डिवाइडेड बाय 2 × 100 कर दो, ये आपके पास आ जाएगा 15%, ठीक है। अब इंडस्ट्री का कितना था, इंडस्ट्री का था जीपी था 23%, तो इस कंपनी का ज़्यादा है तो ये बेटर है। आरओसी इंडस्ट्री का था 12%, आपकी कंपनी का 15% है, तो ये बेटर है। मॉडर्न फर्नीचर यानी कि दोनों रेशो में अच्छी है। उसके बाद ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 2 में दे रखा, अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16% इंडस्ट्री का होता तो फिर आप क्या करते, 15% है, फिर आप इसको कैसे इम्प्रूव करते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है फॉर्मूला, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। ये रेशो आपको बढ़ाना है क्योंकि इंडस्ट्री का 16% है। कैसे बढ़ा सकते हो, या तो कैपिटल एम्प्लॉयड कम कर दो या फिर अपना प्रॉफिट बढ़ाओ, ठीक है। तो ये अपना दोनों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 1 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 2। नेक्स्ट पॉइंट अपन शुरू करते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, उससे पहले आपके पास 1 मिनट का ब्रेक है, इसी वीडियो में अपन कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद 1 मिनट आप ब्रेक ले सकते हो। तो अब अपन शुरू करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो चुका है, अब अपन को शुरू करना है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का क्या फॉर्मूला होता है, अपन नोट्स में से देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, ये होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला, यानी कि आपको इन्वेस्टमेंट पर आपको कितना रिटर्न मिलेगा, तो उसको बोलते हैं अपन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यानी कि आपने जितना कैपिटल एम्प्लॉयड करा उस पर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो पहले वाला था बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यहाँ है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये होता है रिलेटिव मेजर, यानी कि परसेंटेज की टर्म्स में निकालते हैं, सेम पहले बता रखा है। ये टॉपिक है अगेंस्ट गोल कॉन्ग्रेस, यानी कि इसका क्या मतलब है, गोल कॉन्ग्रेस का मतलब फोकस ऑन पर्सनल बेनिफिट रेदर देन कंपनीज प्रॉफिट, यानी कि अगर इसमें कंपनी के मैनेजर को प्रॉफिट हो रहा होगा तो ही वो इन्वेस्ट करेगा, अदरवाइज वो इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि आपकी बुक के अंदर दे रखा है, जैसे कि आप देख सकते हो कंपनी के लिए कॉस्ट है 8% और रिटर्न मिल रहा है 10%, तो भी कंपनी का मैनेजर, अब एक लाइन में आपको और दे देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मान लो कंपनी के मैनेजर को बोनस तभी मिलेगा जब रिटर्न ऑन प्रोजेक्ट होगा 12.5% से ज़्यादा, तभी कंपनी के मैनेजर को बोनस मिलेगा। तो अब क्या करेगा कंपनी का मैनेजर, यहाँ 2% का भले ही प्रॉफिट हो रहा हो कंपनी के मैनेजर को, फिर भी वो क्या करेगा, इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो अभी प्रेजेंटली है वो है 13% चल रहा है कंपनी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इसको बोलते हैं गोल कॉन्ग्रेंस, यानी कि कंपनी का मैनेजर तभी, ऑल्सो आप देख सकते हो यहाँ कंपनी को तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि कंपनी के लिए कॉस्ट तो 8% ही और रिटर्न मिल रहा है 10%, पर कंपनी का मैनेजर एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि उसका तो कोई फ़ायदा है नहीं। इसलिए कई बार क्या होता है कि इसमें गोल कॉन्ग्रेंस की दिक्कत आती है, ठीक है, यानी कि इसमें पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है, क्योंकि कंपनी के मैनेजर को बोनस तो तभी मिलता है जब 12.5% से ज़्यादा वो रिटर्न वाले प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करता है, क्योंकि अभी प्रेजेंट जो चल रहा है वो 13% है, ठीक है। और सेम इधर सेकंड केस में देख सकते हो, डिवीज़न बी में कॉस्ट है अभी जो रिटर्न है 5%, अब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 8%, यानी कि रिटर्न मिलेगा 7%, यानी कि इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए क्या डिवीज़न बी को। 1% कंपनी नुकसान में है, फिर भी वो एक्सेप्ट कर लेगी, क्यों, क्योंकि अभी 5% मिल रहा था। तो इसको बोलते हैं गोल कॉन्ग्रेंस, यानी कि आप देख सकते हो पहले एग्जांपल में कंपनी ए विल एक्सेप्ट 2% बेनिफिट, मैनेजर विल नॉट एक्सेप्ट,
यहाँ कंपनी को तो 2% का फ़ायदा मिल रहा था, फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पर, आ जाते हैं अपन रेसिडुअल इनकम। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई तो अपन इसका प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे, तब आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आगे जाके आएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। 1 मिनट का अपन शुरू कर रहे हैं, 1 मिनट। तो अब अपन शुरू कर रहे हैं एक और नया टॉपिक इसी के अंदर, जिसका नाम है रेसिडुअल इनकम। तो सबसे पहले ये समझते हैं रेसिडुअल इनकम होता क्या है। तो रेसिडुअल इनकम का बेसिक मीनिंग होता है सिर्फ नेट प्रॉफिट। जैसे कि आपको पता होगा सिर्फ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये सब हो गया, ठीक है, सब हो गया आफ्टर इंटरेस्ट, टोटल जो नेट प्रॉफिट बचा उसी को ही अपन बोलते हैं रेसिडुअल इनकम। तो इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं एब्सोल्यूट मेजर, यानी कि नंबर्स के टर्म्स में या परसेंट अपन नहीं निकालेंगे, एब्सोल्यूट मेजर में ही रिप्रेजेंट करते हैं। प्रमोट्स गोल कॉन्ग्रेंस, यानी कि इसमें अगर ये आंसर पॉजिटिव आया तो उसमें मैनेजर का भी प्रॉफिट हो रहा होगा, कंपनी का भी प्रॉफिट हो रहा होगा, ठीक है। और अगर आंसर नेगेटिव आया तो कंपनी भी रिजेक्ट कर देगी, मैनेजर भी रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। यानी कि यहाँ कंपनी के बेनिफिट पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिसीजन रहेगा, ठीक है। इसका भी अपन एग्जांपल सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप बुक में देख सकते हो ये आंसर पॉजिटिव है तो इसको एक्सेप्ट करेंगे, आंसर नेगेटिव आ रहा है रेसिडुअल इनकम तो इसको रिजेक्ट कर देंगे। उसके बाद अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर क्या होता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज इक्विटी शेयर्स, इसको बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। ये फॉर्मूला है, जस्ट आपको याद रखना है। एमपीएस के टर्म्स में भी आप देख सकते हो ईपीएस इक्वल्स टू एमपीएस डिवाइडेड बाय पीई रेशियो। एमपीएस यानी कि मार्केट प्राइस पर शेयर, ठीक है। आपने कई बार देखा होगा पीई रेशियो क्या होता है, एमपीएस क्या होता है, ये आप सी एंटर एफएम में पढ़ के आए हो, ठीक है। उसके बाद आता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अगर एनपीवी पॉजिटिव आते हैं तो अपन एक्सेप्ट कर लेते हैं प्रोजेक्ट, अदरवाइज रिजेक्ट करते हैं। एक होता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, इसको बोलते हैं अपन प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ये भी आई थिंक आपको पता होगा। अब अपन आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकल रेसिडुअल इनकम और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का, ताकि आपको और अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ जाए, ठीक है। तब अपन आ जाते हैं पहले, सबसे पहले अपन सॉल्व करते हैं पेज नंबर 9.12 पर। ये आपको एक जैसे कि सबसे पहले तो मैं आपको रेसिडुअल इनकम का प्रैक्टिकल समझा देता हूँ कि आखिर इसमें होता क्या है, ठीक है। या फिर अपन डायरेक्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है। पर मैं आपको पहले समझा देता हूँ क्योंकि बुक में आपको एग्जांपल दे रखा है, ठीक है। जैसे कि अपन कैसे निकालते थे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये आप देख सकते हो, जैसे कि ये दे रखा है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट, तो ये तो अपने पास हो जाएगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये 1 करोड़ 20 लाख डिवाइडेड बाय 9 करोड़ 60 लाख, तो ये अपने पास आ जाता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। परसेंटेज की टर्म्स में लिखते हैं दोनों W1 W2 कंपनी में, ठीक है। उसके बेसिस पर अपन डिसाइड करते हैं कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, W2 में करना चाहिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। अब रेसिडुअल इनकम में क्या होता है, रेसिडुअल इनकम में मैंने आपको बोला सिर्फ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैसे निकालोगे, यहाँ है 1 करोड़ 20 लाख में से, उसमें से आपको दे रखा है ये इन्वेस्ट करोगे, इतना इन्वेस्ट करोगे तब जाके प्रॉफिट आएगा। तो इन्वेस्टमेंट करोगे उसका भी तो खर्चा है, तो 9 करोड़ 60 लाख में से 10% माइनस कर दो, ठीक है।
जो प्रॉफिट आ रहा है उसमें से एक्सपेंस माइनस कर दो। मैंने बोला था ना सिर्फ नेट प्रॉफिट होता है रेसिडुअल इनकम, इसको परसेंटेज में रिप्रेजेंट नहीं करते नंबर्स में। तो जिसमें भी ज़्यादा नंबर हाई होगा उसमें आप बोलोगे ये बेटर कंपनी है। तो इसमें आप देख सकते हो ROI के हिसाब से W1। तो इसमें दिक्कत क्या होती है, एब्सोल्यूट मेजर में ये दिक्कत होती है कि अगर यहाँ आप देख सकते हो अगर छोटी कंपनी है तो इसमें कंपनी के बेसिस पे नहीं होता। जैसे कि GP कैसे निकालते थे, परसेंटेज ऑन सेल्स, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ कंपेयर नहीं कर सकते, कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा होगा, किसी में कम हो रहा होगा। तो ये लिमिटेशन है, डिफरेंट साइज़ की होगी। यहाँ देखो लिमिटेशन देख सकते हो, साइज़ इफेक्ट। इसमें तो 9 करोड़ 60 लाख इन्वेस्ट हुए थे, तब जाके हुआ था 24 लाख का इनकम, और इसमें से 1 करोड़ 56 लाख हुए तो जाके इतना हुआ। और आपने तो सीधा बोल दिया कि W1 डिवीज़न ऐसा हायर ROI रेसिडुअल इनकम। तो आप इस बेसिस पे इन्वेस्ट करोगे तो हो सकता है गलत हो जाए, क्योंकि आपने यहाँ इन्वेस्ट भी तो कितना ज़्यादा किया, आप तो सिर्फ रिटर्न को ही देख रहे हो। तो ये उसका लिमिटेशन है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मेजर एंड रिलेटिव मेजर। रिलेटिव मेजर में परसेंटेज में डिफाइन करते हैं, एब्सोल्यूट में सिर्फ नंबर्स। तब अपन आ जाते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 पर। LNG लिमिटेड है 3 डिविजन्स, इट्स डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 14%। आ जाते हैं अपन इसको प्रैक्टिकल सॉल्व करते जाएंगे। इसमें आपको कुछ डेटा दे रखा है, ऑपरेटिंग एसेट्स एंड इनकम दे रखा है। फॉर ईच डिवीजन LNG लिमिटेड हैज ₹8 लाख ऑफ एडिशनल कैश टू इन्वेस्ट इन वन ऑफ इट्स डिविजन्स। द फॉलोइंग द डिविजनल मैनेजर्स हैव आइडेंटिफाइड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज दैट आर एक्सपेक्टेड टू यील्ड द फॉलोइंग ROI। ठीक है, एक्सपेक्टेड ROI बता रखा है एडिशनल इन्वेस्टमेंट। समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको आराम से एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले पढ़ो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। कैलकुलेट द ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है एट प्रेजेंट। ठीक है, फॉर ईच डिवीजन एंड स्टेट विच डिवीजन मैनेजर इज करेंटली प्रोवाइडिंग द हाईएस्ट ROI। आइए समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3 अपन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने बोला फॉर ईच डिवीज़न, कितने डिवीज़न है अपने पास LNG, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है बिल्कुल वैसा करेंगे। ठीक है, ऑपरेटिंग इनकम दे रखी है, ऑपरेटिंग एसेट्स दे रखा है। ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का क्या फॉर्मूला होता है, ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एसेट्स। ठीक है, यहाँ ऑपरेटिंग इनकम कितनी है, आई थिंक ये आप कर सकते हो। ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एसेट्स, अपने पास आ जाएगा ROI। मैं डायरेक्ट फाइनल परसेंटेज की टर्म्स में लिख देता हूँ। 18% आएगा, 16.5%, 13.6%। किसका ज़्यादा है ROI? 18। तो आपको बताना था किसका हाई है, L डिवीज़न का हाई है ROI। उसके बाद है जो सेकंड पे, बेस्ड ऑन ROI आइडेंटिफाई द डिवीज़न मैनेजर हु वुड बी द मोस्ट ईगर टू एक्सेप्ट एडिशनल इन्वेस्टमेंट फंड्स। अभी आपके पास ये था करंट। ठीक है, अब आपको दे रखा है प्रपोज, दे रखा है ROI 16% दे रखा है, 12% दे रखा है, 15% दे रखा है। अब यहाँ आपको समझ में आएगा गोल कॉन्ग्रुएंस, ये मैंने आपको एक टॉपिक बताया था। ठीक है, जो कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में होता है, जो कि अगेंस्ट है गोल कॉन्ग्रुएंस के, ये टॉपिक। ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट है गोल कॉन्ग्रुएंस के। तो इस हिसाब से क्या होता है ये अपन समझते हैं। जैसे कि अब कंपनी के लिए कितना है डिज़ायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, यानी कि डिज़ायर्ड रेट ऑफ रिटर्न तो कंपनी के लिए सिर्फ 14% है। यहाँ इसमें इसका मतलब तो कंपनी को मिल रहा है एडिशनल, यानी कि एडिशनल एक्सपेक्टेड इतना मिल रहा है, 16% मिल रहा है। 14% कंपनी चाहती थी, 16% मिल रहा है। एक्सेप्ट कर लो, 2% का फ़ायदा हो रहा है, पर यह एक्सेप्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी कंपनी के पास 18% अभी मिल रहा है करंट में, तो इसलिए इसको बोलते हैं अगेंस्ट कॉल कॉन्ग्रेस। ऑल्दो कंपनी एक्सेप्ट करेगी तो 2% का फ़ायदा हो रहा है, बट वही मैनेजर क्यों करेगा? क्योंकि उसके पास तो ऑलरेडी 18% वाला प्रोजेक्ट है। ठीक है, उसका बोनस भी उसी से ही लिंक होता है कि अगर वो 17% से ज़्यादा वाला उसको एक्सेप्ट करेगा प्रोजेक्ट को, तो ही उसको बोनस मिलेगा। ये वो क्यों करेगा? उससे कंपनी का तो फ़ायदा हो रहा है 2% का, पर प्रोजेक्ट मैनेजर का तो कोई फ़ायदा हो नहीं रहा। ठीक है, अगेंस्ट सेकंड देखते हैं 12%, ये भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें तो डिज़ायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से भी कम है। थर्ड में क्या हो रहा है, हाँ ये एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि इनका प्रेजेंट इतना है और इनको इतना मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें फ़ायदा हो रहा है। ये जो इनका डिज़ायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है उससे भी ज़्यादा है, तो ये
सेकंड का आंसर हो जाएगा डिवीज़न जी। थर्ड में क्या दे रखा है, हु वुड बी लीस्ट ईगर टू एक्सेप्ट द एडिशनल इन्वेस्टमेंट फंड्स। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि based on ROI identify the division manager who would be least eager। तो कौन सा जना लीस्ट ईगर यानी कि कौन सा जना कम एक्सेप्ट करना चाहेगा। तो कम इसमें से सब इधर डिफरेंस था 4% का, इधर था 4.5% का। तो ये जना लीस्ट ईगर होगा क्योंकि इसको तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन मिल रहा है, तो ये जना क्यों एक्सेप्ट करेगा। इसका आंसर हो जाएगा डिवीज़न एन। फोर्थ पॉइंट है स्टेट द डिवीज़न डेट ऑफर्स द बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर LNG लिमिटेड। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको टीचर भी गलत पढ़ा देते हैं। ठीक है, डिवीज़न आपको बताना है जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देगा LNG को। अब LNG के लिए तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देखो कौन सी है, एल। भले ही वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एल है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा एल, क्योंकि बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लिखा है। ठीक है, भले ही वो एक्सेप्ट करें या नहीं करें, हाँ भले ही वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे क्योंकि उनका करंट 18 है, पर इन तीनों ऑफर में से देखें तो सबसे बढ़िया ऑफर तो एल ने दिया। बाकी कई बार टीचर इसको भी आंसर बता देते हैं जो कि ICI के हिसाब से भी गलत है। मैं जो बता रहा हूँ वो एकदम ICI के हिसाब से सही है। ठीक है, तो एल ऑफर्स बेस्ट अपॉर्चुनिटी, इन तीनों ऑफर में से ये ऑफर बढ़िया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ डिस्कस द कॉन्फ्लिक्ट रिक्वायरमेंट्स बिटवीन सेकंड एंड फोर्थ अबाउ। फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है ये अपन जानते हैं। फिफ्थ पॉइंट में कॉन्फ्लिक्ट क्या है, ये अपन लिखते हैं, इसको लिख देता हूँ मैं इसके लिए। एल एक्सेप्ट, एल विल नॉट एक्सेप्ट। ठीक है, एल विल नॉट एक्सेप्ट, क्यों, क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल 14%, चलो मैं आपको समझा ही देता हूँ। एल एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि उसको 14%, वो अभी करंट तो 18% कमा रहा है जो सही है। ठीक है, वो 16% वाली अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि वो 18% है। ठीक है, ऑल तो कंपनी को तो इसमें 2% का फ़ायदा हो रहा है, फिर भी एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बेटर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। ठीक है, 6 पॉइंट में क्या लिखा है, एडवाइस हाउ द रेसिडुअल इनकम परफॉर्मेंस मेजर कुड बी यूज टू मोटिवेट द मैनेजर्स टू एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ अ कंपनी। अब इसमें क्या होता है, तो रेसिडुअल इनकम के बेसिस क्या होता है, सिर्फ उसमें अपन देखते हैं। तो इसमें अब दे रखा है रेसिडुअल इनकम कैसे कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में होता है। रेसिडुअल इनकम क्या करता है, प्रमोट करता है गोल कॉन्ग्रेस, यानी कि अगर रेसिडुअल इनकम पॉजिटिव होता है तो कंपनी भी एक्सेप्ट कर लेती है, मैनेजर भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर नेगेटिव होता है तो वो दोनों रिजेक्ट कर देते हैं। इसका ऑलरेडी मैंने एग्जांपल यहाँ आपको दिया था। ठीक है, यहाँ सिर्फ नंबर्स के टर्म्स में देखते हैं ये, क्योंकि ये एक एब्सोल्यूट मेजर है। ठीक है, तो यहाँ आंसर, यहाँ भी यही आंसर दे रखा है। ठीक है, इसको आप रीड कर सकते हो, इतना ज़रूरत है नहीं रीड करने की MCQ पर्पज से। ठीक है, उसके बाद अपने पास एक टॉपिक अपन ने छोटा है EV है, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उससे पहले अपन एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, जो कि अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का। ये वाई लिमिटेड है 3 ऑटोनोमस डिविजन्स, द डिविजन्स आर इवेल्युएटेड ऑन द बेसिस ऑफ ROI विथ ईयर एंड बोनसेस। वही मैंने बताया था ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो गोल्ड कॉन्ग्रेस के अगेंस्ट में, वही ये देख लो, बोनस, ईयर एंड बोनस गिवन टू डिविजनल मैनेजर्स विद हु हैव द हाईएस्ट ROI। अब ROI जिसका हाईएस्ट होगा उसी को ही बोनस मिलेगा, तो अगर कंपनी का फ़ायदा हो भी रहा होगा तो वो नहीं करेंगे, क्योंकि अपने बोनस पर्सनल बेनिफिट आ जाएगा, इस पर्सनल इंटरेस्ट बोल सकते हो। ऑपरेटिंग रिजल्ट्स दे रखा है डिवीज़न 2 का, लास्ट ईयर का दे रखा है। द कंपनीज ओवरऑल ROI फॉर द लास्ट ईयर 18% था। ऑल डिविजन्स का डिवीज़न 2 हैज़ एन अपॉर्चुनिटी टू ऐड अ न्यू प्रोडक्ट लाइन दैट वुड रिक्वायर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹30 लाख। अदर डिटेल्स दे रखी, न्यू प्रोडक्ट लाइन की दे रखी, इसको आप रीड कर लो। कैलकुलेट लास्ट ईयर ROI ऑफ डिवीज़न 2, ये रहा लास्ट ईयर का। अपन ROI सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आ जाइए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन 1 है, इसमें आपको निकालना है ROI कैसे निकालोगे, वही नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100।
ठीक है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ठीक है, पता होगा। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकालोगे? सेल्स माइनस वेरिएबल एक्सपेंसेस माइनस फिक्स्ड एक्सपेंसेस। तो ये आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है ऑलरेडी 16,80,000। क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रखा है। डिवाइडेड बाय एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि यहाँ आपको कितना एसेट्स, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये दे रखा। ऑपरेटिंग एसेट्स है 52.50 लाख, ठीक है, इंटू 100 कर दो, ये आपके पास आ जाएगा, आंसर आ गया 32%। उसके बाद सेकंड पॉइंट में क्या दे रखा है? डिस्कस वेदर द मैनेजर ऑफ डिवीजन 2 would accept or reject the new product line if it takes its decision based solely on division ROI। क्या मैनेजर डिवीज़न 2 का एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट कर देगा न्यू प्रोडक्ट लाइन? न्यू प्रोडक्ट लाइन के बारे में ये डेटा दे रखा है, तो इसके हिसाब से भी अपन को ROI निकालना पड़ेगा। सेम फॉर्मूला लगेगा। कैसे निकालोगे? सेल्स माइनस वेरिएबल एक्सपेंसेस। सेल्स से 90 लाख की माइनस कर दो वेरिएबल कॉस्ट जो कि आ रहा है 58.5 लाख, माइनस कर दो फिक्स्ड कॉस्ट 25.20 लाख, यहाँ आ गया 6,30,000। क्या आ गया? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड 6.30 डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी होगी? न्यू प्रोडक्ट लाइन के लिए होगी 30 लाख की। 30 लाख इंटू 100 कर दो, यहाँ आपके पास आंसर आ रहा है 21%। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपनी कितनी थी? यही ROI कितना था पहले लास्ट ईयर का? 18%। आपको मिल रहा है नई प्रोडक्ट लाइन से 21%, फिर भी आप उसको रिजेक्ट कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास ऑलरेडी आप उसी को ही एक्सेप्ट करोगे जिसमें ये आपको दे रखा था ना बोनसेस। बोनसेस कब मिलेगा? जिसका हाईएस्ट ROI होगा। इसमें हाईएस्ट ROI है, तो इस प्रोजेक्ट में कंपनी का तो बेनिफिट है पर मैनेजर का कोई बेनिफिट नहीं है, तो ये प्रोजेक्ट फिर रिजेक्ट हो जाएगा। यही चलता रहेगा जो करंट है, ठीक है। थर्ड पॉइंट में बता रखा है एडवाइस हाउ रेसिडुअल इनकम कैन बी यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव। रेसिडुअल इनकम में सिर्फ नेट प्रॉफिट देखा जाता है, क्योंकि इस कंपनी का नेट प्रॉफिट पॉजिटिव है तो इसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। इसमें कंपनी का बेनिफिट है। रेसिडुअल इनकम में उस हिसाब से देखा जाता है, सिर्फ नंबर्स के टर्म्स में बोला जाता है रेसिडुअल में, ठीक है। रेसिडुअल इनकम में सिर्फ नंबर्स के हिसाब से बोला जाता है। अगर नंबर पॉजिटिव आ रहा है तो एक्सेप्ट कर लो, अगर रेसिडुअल इनकम में नंबर नेगेटिव आ रहा है तो उसको रिजेक्ट कर दो। तो रेसिडुअल इनकम के हिसाब से आप इसको एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। तो ये बेस इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंपनी होता है रेसिडुअल इनकम है, आप इसको यूँ भी बोल सकते हो, ठीक है। या आपको बोनस वाला इधर प्रैक्टिकल समझ में आ गया होगा। इसमें लिख रखा है जिसका हाईएस्ट ROI होगा सिर्फ उसी डिवीज़न मैनेजर को बोनस दिया जाएगा। तो अब इसमें ROI 32% है, इसमें 21% है, और भले पहले लास्ट ईयर 18% था, तो उस हिसाब से तो इसको एक्सेप्ट कर सकते थे 21%। 3% का फ़ायदा है, फिर भी नहीं करेंगे। ये आप देख सकते हो आंसर अपने मैच हो रहे हैं 32%, 21%, और इसको बोलते हैं गोल कॉन्करेंस का एक और नाम है सब ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। इस सिचुएशन का एक और नाम है सब ऑप्टिमाइजेशन। गोल कॉन्करेंस बोल दो, एक ही बात है। तो आज की क्लास अपनी कंप्लीट होती है। कोई डाउट है कमेंट्स में बता सकते हो। थोड़ा सा कहीं अगर आपको वीडियो में कुछ समझ में नहीं है कमेंट्स में बता देना, ओके। ये देखो ये रेसिडुअल इनकम इन्होंने निकाल रखा है, ठीक है। प्रॉफिट था 6,30,000 का, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्होंने। रेसिडुअल इनकम में अपन नेट प्रॉफिट देखते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का भी माइनस कर देते हैं। ये आप देख सकते हो, और कहीं डाउट है तो आप बता सकते हो। ये 6,30,000 कैसे आया वो देख सकते हो। तो आज की क्लास कंप्लीट होती है, ठीक है। या आप थ्योरी पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। ज़्यादा पढ़ना चाहो तो बुक से पढ़ सकते हो, अदरवाइज अपन नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे।